राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गुलाम हैदर खान जो है ठाकुर साहब की कोतवाली के एक हवलदार समीउद्दीन खान के बेटे बदरुद्दीन के साथ अपनी भतीजी बदरून का रिश्ता तय करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन संकोचवश जो है वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। तो यहाँ इस एपिसोड में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात ये कि दक्कन पट्टी और उत्तर पट्टी वालों के बीच में जाति दुश्मनी होने के बावजूद भी बेटियों के मामले में ये लोग साझा रुख अपनाते हैं और दक्षिण पट्टी वाले भी गुलाम हैदर खान की मदद करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। दूसरी बात ये कि रक्त की शुद्धता के ऊपर हमने बात करी थी। उस समय के शिया मुसलमानों में भी ब्राह्मणों की तरह ही रक्त की शुद्धता को लेकर बातें प्रचलन में थी। किस तरीके से गुलाम हैदर खान की पीढ़ी को जो है वो मिश्रित खून का माना जाता है, इसलिए गांव में उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही होती है। तीसरी बात ये कि हकीम मीर साहब जो हैं वे भी जात को मानते थे। एक चमार जब उनसे इलाज करवाने आता है और उसे छूकर उसकी नाड़ी जब वे टटोल रहे होते हैं, उसके बाद किस तरह हौद में के पास बैठकर वे रगड़ रगड़ कर अपना हाथ धोते हैं, इन सभी चीजों की चर्चाएं जो हमने पिछले एपिसोड में करी थी, यदि आपका मिस हो गया हो तो इसे जरूर सुन लीजिएगा। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। उधर गुलाम हुसैन खान ने सोचा कि क्यों ना लगे हाथों सलीमपुर के खां साहब की एक मजलिस कर लें। यह सोचकर उन्होंने अपने टट्टू की बाग बलखाती हुई उस पगडंडी की तरफ मोड़ दी जो 1000 बलखाती खेतों से बजती बजाती सलीमपुर की तरफ जाती थी। तो पिछले एपिसोड में हमने जान लिया था कि गुलाम हैदर खान जो है वो ठाकुर साहब से विदा लेकर जब निकलते हैं तो तब वे ये सोचते हैं कि क्यों ना बीच में गुलाम खान साहब के यहां से होते हुए चले जाएं। खान साहब कहा करते थे कि उनकी मजलिस दोपहर की नमाज के बाद शुरू हो जाती है और तीसरे पहर की नमाज के बाद खत्म हो जाती है। इसलिए गुलाम हुसैन खान ने सोचा कि उनकी मजलिस करने के बाद वह अपने दरवाजे की शाम वाली मजलिस भी पा सकते हैं। मगर अशरफुल्ला खां अशरफ की मजलिस रात की नमाज के बाद शुरू हुई, लेकिन वहां एक बार पहुंच जाने के बाद यह भी मुमकिन नहीं था कि गुलाम हुसैन खान मजलिस किए बिना ही लौट आते। मगर मगरिब की नमाज से पहले उन्होंने एक बार बड़ी हिम्मत करके खां साहब से पूछ ही लिया, सरकार की मजलिस तो जुहर के बाद शुरू हो जाया करती है। तो जुहर जो है फुटनोट में दिया हुआ है, जुहर का मतलब है दोपहर की नमाज के बाद। जुहर के बाद का तो ऐलान करता हूं, अशरफुल्ला खान ने कहा, क्योंकि अगर ईशा बाद का ऐलान करूं तो यहां पर फुटनोट में ईशा का भी मतलब दिया हुआ है। ईशा का मतलब है रात की नमाज। ईशा बाद का ऐलान करूं तो लोग सुबह की नमाज के वक्त आएंगे। इस गांव में तो कोई मेरे सिवाय मुसलमान है नहीं। भादी, चावनपुर, गुसाईपुर, सुनसड़ी के लोग अपनी अपनी मजलिसें करके चलते हैं। 3-3, 4-4 मील से चलकर आते हैं बेचारे, इसलिए ईशा तक इकट्ठा हो पाते हैं। यह सुनकर गुलाम हुसैन खान हुक्का पीने लगे कि इसके सिवाय वे कर भी क्या सकते थे। तंबाकू घर का बना हुआ था और अनानास का खमीरा बहुत अच्छा था, मगर उसे 2 रसा बनाने में कड़वाहट जरा ज्यादा ही हो गई थी। इसलिए हुक्के को एक तरफ सरकाकर उन्होंने जेब से रफी अहमद बीड़ी का बंडल निकाला। पहले उन्होंने वे बंडल खान साहब सलीमपुर के सामने पेश किया। खान साहब ने जब उन्हें बीड़ी पीने की इजाजत दे दी तब उन्होंने अपने लिए बीड़ी सुलगाई और फिर वहीं उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी की कथा शुरू हो गई। ये बात छुपी ढकी नहीं थी कि सलीमपुर के खान साहब दक्षिण पट्टी वालों के दोस्त थे, इसीलिए बोले, गुलाम हुसैन, मैं था नहीं, वरना खुदा की कसम उत्तर पट्टी के गधे का हल चलवा चुका होता। तो मतलब मुकदमे के बावजूद भी, सजा होने के बावजूद भी जो है दुश्मनी खत्म नहीं होती है। उत्तर पट्टी की जमीन जरा सख्त है सरकार, गुलाम हुसैन खान ने कहा। अशरफुल्ला खां अशरफ इस कदर जोर से हंसे कि सामने चारा काटने वाले का हाथ रुक गया। बोले, पठान हो ना, बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बात नहीं है सरकार, भाई तुम तो जानते ही हो कि मैं सिरे से ताजियेदारी के खिलाफ हूं, लेकिन बाप दादा इसे करते आए हैं, इसलिए हर साल ये गुनाह करता हूं
कि उनकी रूहों को तकलीफ न हो, और लोग ये भी ना कहें कि रोटी बांटनी पड़ती थी इसलिए खान साहब पिचक गए। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, हम लोग इसीलिए मना नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे ज्यादा समाज का डर होता है लोगों को, इसीलिए गलत को गलत कहने जानते हुए भी लोग लगातार जो है वो परंपराओं को फॉलो करते रहते हैं। 10 मजलिसें कर लेता हूं कि दुनिया की जबान बंद रहे। रोज कोई 2000 रोटियां बांटनी पड़ती हैं। 10वीं को अब्बा मरहूम के जमाने तक खिचड़े के 10 देग उतरते थे। मैंने 2 देग और बढ़ा दिए कि लो सालों खाओ और समझ लो कि मुझे अपने बाप दादा का नाम अपने ईमान से ज्यादा प्यारा है। दक्षिण पट्टी वालों से हमारी पुरानी दोस्ती है और भाई हम ठहरे पठान लोग, हमारे यहां तो दोस्ती और दुश्मनी के अलावा कोई और पैमाना ही नहीं होता। दोगली हरकतें करना शेखों और नीच जात वालों का काम है। पुन्नन मियां से तो हमारा पुराना याराना है, वह भी अब्बा मरहूम से अपनी गजलें ठीक करवाते थे। मैंने भी उनके अब्बा मरहूम और अमजद हुसैन से कुश्ती और तलवार और लकड़ी का फन सीखा था, इसलिए गुलाम हुसैन लाठियां तो एक बार और बजेंगी, और जिससे खेत ना छूटे वह मर्द है। इन्हीं बात में रात की नमाज का वक्त आ गया। अशफुल्ला खान ने सामने वाली मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। उनके खानदान वाले सफ बांधकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अली हुसैन नमाज पढ़ने के लिए आगे खड़ा हुआ। वह जुलाहा था मगर उम्र में सबसे बड़ा था, इसलिए घर का नौकर होने के बाद भी अपनी दाढ़ी की वजह से नमाज वही पढ़ता था, और मगरूर पठानों के उस खानदान को दिन में 5 बार उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ा होना पड़ता था। तो मुझे याद है इसी तरह का कमेंट जो है किसी एक वीडियो पर था। अगले एपिसोड में मैं नाम सहित उस कमेंट को आपके सामने पढ़ूंगी जरूर। गुलाम हुसैन खान शिया थे, इसलिए वुजू करके उन्होंने वहीं आंगन पर पड़े हुए एक तख्त पर नमाज पढ़ी। नमाज के 2 चिलमों के बाद लोग इकट्ठा होने लगे। इर्द गिर्द के हिंदू मुसलमान सभी आए। तो गंगा जमनी तहजीब, जिसे मैं बार बार कोट कर रही हूं, बार बार वो इस उपन्यास में बिखरी पड़ी मिलती है। सलीमगढ़ी का लंबा चौड़ा आंगन खचाखच भर गया। अली हुसैन ने शहादतनामा पढ़ा। सलीमगढ़ी की मजलिसों में करबला कथा का कोई महत्व नहीं था, असली चीज तो रोगन रोटी थी। चुनाचे मजलिस की रोटी की बटाई का हंगामा शुरू हुआ और कोई 3 घंटे तक रोटी बढ़ती रही। तब गुलाम हुसैन खां को हकीम साहब के घर भर का हिस्सा दिया गया और वे अपने टट्टू पर सवार होकर गंगौली की तरफ चल पड़े। दक्षिण पट्टी के दोनों दरवाजों के लिए हिस्सा बांधकर 2 बेगारों के सर पर रख दिया गया। वे दोनों गुलाम हुसैन के टट्टू के साथ हो लिए। नया चांद निकलकर डूब चुका था। गहरी अंधेरी रात थी, इसलिए गुलाम हुसैन खां भी उन दोनों चमारों के साथ को गनीमत समझ रहे थे। उन्होंने अपने टट्टू की बाग ढीली छोड़ दी। वह टट्टू की पीठ पर न बैठकर पैदल ही चलने लगे। अब यह बिल्कुल एक इत्तेफाक है कि भर टोली का एक गिरोह जो अपने धंधे पर निकला हुआ था उधर से ही गुजरा। चिरौंजी ने गुलाम हुसैन खां को पहचान लिया। उसके तमाम रग पुट्ठे तन गए। बात यह थी कि पुन्नन मियां का चहेता शागिर्द था और उसके बाद अखाड़े का खलीफा भी होने वाला था। उसने गुलाम हुसैन खां को ललकारा, हमार मियां को सजा दिलवा के केहत जात बड़ा हो खान साहेब। गुलाम हुसैन खान ने आवाज पहचान ली। वे सन्नाटे में आ गए। कोई ये बात नहीं थी कि वे कायर रहे हों, मगर बूढ़े हो चुके थे और चिरौंजी की लाठी दूर दूर तक मशहूर थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अकेले थे और चिरौंजी के साथ एक गोल था। वैसे तो खां साहब के साथ भी आदमी थे, लेकिन वे दोनों सलीमपुर के बेगार थे और चिरौंजी ने बात ठीक कही थी। पुन्नन मियां की सजा गुलाम हुसैन की गवाही पर ही हुई थी। सलीमपुर के दोनों चमार चुपचाप खड़े रहे। चिरौंजी के साथियों ने गुलाम हुसैन को घेर लिया, लेकिन जब चिरौंजी ने गुलाम हुसैन खां के टट्टू की लगाम पर हाथ डाला तो उन दोनों चमारों ने रोगनी रोटियों के टोकरे जमीन पर रखकर लाठियां संभाल ली। हे चिरौंजी भैया, ई ना होई। चिरौंजी ने उन्हें बहुत समझाया कि वे बीच में क्यों पड़ते हैं, वे सीलमपुर के हैं और सीलमपुर के खान साहब से पुन्नन मियां का याराना है।
मगर वे दोनों नहीं माने। उनका कहना यह था कि अभी तो गुलाम हुसैन खान उनके साथ हैं और अगर उन्होंने उन्हें पिट जाने दिया तो खान साहब उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। और फिर यह तो बड़ी कायरता की बात है कि एक बूढ़ पुरनिया को 10 मुष्टंडों ने घेर रखा है। बस कह देली चिरौंजी भैया कि खैरियत चाहित बाड़ी ता हई लगैया छोड़ दें। मगर चिरौंजी खैरियत चाहने वालों में नहीं था। उसने लगाम को नहीं छोड़ा मगर हाथ छोड़ दिया। 22-23 बरस का चमचमाता हुआ छोकरा एक तरफ लुढ़क गया। फिर चिरौंजी और उसके साथियों ने उन्हें लाठियों पर धर लिया। रोगनी रोटियां बिखर गईं और फिर कुचला गईं और मिट्टी में मिल गईं। टोकरे टूट गए। गुलाम हुसैन खान का टट्टू कोतल होकर गंगौली की तरफ भागा। खान साहब के हाथ में जो 2 हाथ की छड़ी थी वे उसी से बिनौटी के हाथ निकालने लगे। सलीमपुर के दोनों चमार भी बड़े जिगरे से लड़ रहे थे मगर चिरौंजी फिर फुन्नन मियां का पट्टा था। वह चमारों पर हमला नहीं कर रहा था, वह सिर्फ उनके वार बचा रहा था और उन्हें समझा रहा था, पगला गई का बड़ा लोग एक तो हुमिच के धर दे तो चिचियावत चल जइया लोग। चिरंजी के गोल वालों ने गुलाम हुसैन खां को घेर रखा था। चिरौंजी जानता था कि जब तक गुलाम हुसैन खां की सांस नहीं फूलती वे चोट नहीं खा सकते। मतलब वे भी अच्छे लठबाज थे। ये बात उसके गोल वाले भी जानते थे। इसलिए वे गुलाम हुसैन खां को कांटा लगे रोहू की तरह थका रहे थे। क्या बेहतरीन उपमा दी है। कोई आधा घंटे की भिड़ी हुई लड़ाई के बाद सलीमपुर के चमारों की हिम्मत छूटने लगी। खान साहब की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। पैंतरे की तेजी से सांस उखड़ रही थी। बस करीब था कि वे तीनों मार खा जाएं कि बारिकपुर के ठाकुरों की गुहार आ गई। हुआ यह कि गुलाम हुसैन खां का टट्टू जो गंगौली की तरफ भागा था उसे रास्ते में बारिकपुर के चौधरी ने पहचान लिया। चौधरी हकीम साहब के मित्र थे। फौरन समझ गए कि गुलाम हुसैन खां घिर गए हैं। तो ये बात बहुत मन को छूती है। आजकल तो लोग आपके अड़ोस पड़ोस में कौन रह रहा है ये भी नहीं समझते हैं। और पहले के जमाने में लोग किसके पास कैसा टट्टू है, वो दिखने में कैसा है, इन सब चीजों का भी ख्याल रखा करते थे। बस वे अपने 7 बेटों और 18 भतीजों को लेकर दौड़ पड़े। चौधरी और फुन्नन मियां एक ही गुरु के चेले थे। यानी चौधरी ने भी फुन्नन मियां के बाप से ही लकड़ी चलाने की कला सीखी थी। इसलिए चिरौंजी यूं भी उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। चौधरी को देखते ही उसने अपना हाथ रोक लिया। चौधरी बोले, तू तो बड़ा मर्द निकलना चिरौंजी। एगो बूढ़े पुरनिया के अकेल पा गईला त सुरमा बन गईला बड़ा। तनी अब चलावा लकड़ी। हम हूं तो देखी के फुन्नन काका सिख औले बाड़े। दोनों चमार और गुलाम हुसैन अपने बदन का खून पोंछने लगे। चिरौंजी ने चौधरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो चौधरी ने उसे फिर ललकारा। तब चिरौंजी को बोलना पड़ा, 2 बरस की तो बात बे ठाकुर साहेब, तनी मियां को छूट के आ दें, देख ली जाई। उसने ठाकुर साहब के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह अपने आदमियों को लेकर चला गया। चौधरी साहब चाहते तो उन्हें घेर लेते मगर फुन्नन मियां के किसी चेले पर हाथ उठाना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ जाना। चौधरी ने सोचा कि अगर इस जगह उन्होंने चिरौंजी को घेर लिया तो कल फुन्नन मियां के सामने आंख नीची हो जाएगी। इसलिए चौधरी ने उन्हें चले जाने दिया। गुलाम हुसैन खां चौधरी के साथ बारिकपुर चले गए। दोनों चमार सलीमपुर लौट आए। उन्होंने उसी वक्त गढ़ी में खबर भिजवाई। खान साहब अभी सोए नहीं थे, निकल आए। अपने बेगारों को घायल देखकर वे आग बबूला हो गए। बोले, आसपास में ऐसा दिलेर कौन पैदा हो गया जिसने हमारे आदमियों पर हाथ उठाया। चमारों में से एक ने सारी कथा सुना डाली। वे ये बताना नहीं भूले कि चिरौंजी ने भरसक उन्हें नहीं मारा। मतलब पूरा ख्याल रखा। खान साहब ने उन दोनों को अपनी खास जेब से 1 रुपया इनाम में दिया और शकूर को यह हुक्म देकर वे अंदर चले गए कि दोनों चमारों को आधा आधा पांव तंबाकू बांट दी जाए। अंदर जाकर वे फिर लेट गए और 2 बांदियां चंपी करने लगी। बगल वाली मसहरी पर उनके बेगम खैरूनिसा
उर्फ खैरून गोद की बच्ची को दूध पिला रही थी। उनकी गहरी गेहुआ रंग की छातियां दिखाई दे रही थी, लेकिन वह गहरी नींद में थी। बच्ची रोई तो उन्होंने नींद में ही अपनी छाती उसके मुंह में दे दी थी। बच्ची चुप हो गई। उसका दाहिना हाथ थोड़ी देर तक उसे थपकाता रहा, फिर वह नींद के बोझ से एक तरफ गिर पड़ा। तो ये बिल्कुल वैसा ही जिक्र है जैसे घरों में आम माएँ करती हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए या थक कर दूध पिलाती हैं। जब ये खैरून खान साहब का कोई 5 वर्ष बड़ी थी, बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन सगी चचेरी बहन थी और अपने बाप की इकलौती थी। 8 आने जमींदारी का मामला था। इसलिए अशरफुल्ला खां के पिता ने खैरून निसा उर्फ खैरून के पिता से राय बात की और अशरफुल्ला खैरून से ब्याह दिए गए। उन्होंने कोई एतराज इसलिए नहीं किया कि उन्हें तो शौक ही और था, लेकिन उन्होंने मियां बनने में कंजूसी नहीं दिखाई, मतलब अपनी बेगम का पूरा पूरा ख्याल रखा। खैरून के यहां ताबड़तोड़ 18 बच्चे पैदा हुए। सबसे छोटा बच्चा 1.25 साल का था और सबसे बड़ी बेटी 36 बरस की थी, और जो खुद माशाअल्लाह से 8 बच्चों की मां थी। उसका बड़ा बेटा लगभग 22 बरस का था और फौज में नौकर था। उस लड़के का नाम नानी के नाम पर खैरुद्दीन रखा गया, लेकिन वह खैरू पुकारा गया। यह खैरुद्दीन बड़ा ही भला मानस था। शक्ल सूरत और हाथ पांव का भी अच्छा था। खान साहब उसे बहुत चाहते थे। जब से वह फौज में भर्ती हुआ था तब से तो वह उसे और भी चाहने लगे थे। इसलिए वे परेशान थे, क्योंकि उत्तर और दक्षिण पट्टी के मुकदमे का फैसला सुनने जो वे गाजीपुर गए तो बशीर मियानों ने पहली खबर यह सुनाई कि जर्मन ने धावा बोल दिया है। यूरोप तो खत्म भी हो चुका है। अब सरकार बर्तानिया से ठनी हुई है और सरकार बर्तानिया का हाल पतला है। खैरुद्दीन सरकार बर्तानिया की ही फौज में था, इसलिए खान साहब परेशान थे और परेशान होना भी चाहिए था। उनके सारे खानदान में वही तो एक लड़का था। खुद खान साहब के यहाँ 17 बेटियां हुई और जो एक बेटा हुआ भी वह अभी किसी गिनती में शुमार नहीं था। मतलब थोड़ी देर पहले उसी का जिक्र था, वो अभी दूध मुहा था। लेटा चपड़ चपड़ मां का दूध पी रहा था। वह अपनी 10 बेटियों का ब्याह कर चुके थे। कुल मिलाकर 34 नवासियां हुई और एक नवासा। इसलिए जाहिर है कि खैरुद्दीन उर्फ खैरू सबकी नजरों का तारा था। इतने लड़कियों के बीच में वह अकेला लड़का था, फिलहाल जवान लड़का। उसकी तमाम खालाएं चाहती थीं कि उन्हीं की बेटी से उसका ब्याह हो जाए। इस सवाल पर खालाओं में कई बार तकरार भी हो चुकी थी। सलीमपुर के खां साहब नौकरी के खिलाफ थे। कहीं शरीफों के लड़के भी नौकरी करते हैं। उत्तर पट्टी वालों को जो वे अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, उसकी वजह एक ये भी थी कि वहां के सैयदों में एक जमाने से नौकरी की परंपरा चली आ रही थी। तो दक्षिण पट्टी वालों और उत्तर पट्टी वालों में एक सबसे बड़ा फर्क ये अब हमें पता चल रहा है कि उत्तर पट्टी वाले जो है वो सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकरियों में ज्यादा थे और परंपरा के अनुसार थे। वहीं दक्षिण पट्टी वाले जो है वो जमींदारी परंपरा को फॉलो करते थे। डिप्टी आई हो या कलेक्टरी, नौकरी फिर नौकरी ही होती है। मगर खैरुद्दीन के ददीहाल में फौजी नौकरी की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। उन लोगों का कहना था कि पठानों को फौज से लगे रहना चाहिए, क्योंकि पठान मौत के सिवाय किसी और चीज से नहीं खेलता। यही वजह है कि अशरफुल्ला खां खैरुद्दीन की नौकरी का विरोध ना कर सके। उसके बड़े समधियाने के लोग बड़े जमींदार थे, लेकिन रोटी में फौज की तनख्वाह के पैसे मिलाना गौरव की बात मानते थे। गुलदार खां तोखी यानी खैरू के परदादा सन 57 की क्रांति झेले हुए लोगों में से थे। उन्होंने मौलवी अहमदुल्ला के साथ लखनऊ पर धावा किया था। उनकी गड़ी पर गधे का हल इसलिए नहीं चलाया गया कि उनके ससुराल वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उनकी सिफारिश पर गुलदार खान की जान भी बची और जायदाद भी, लेकिन गुलदार खान ने अपने ससुराल वालों को कभी माफ नहीं किया। वे अपनी ससुराल तबारकपुर की तरफ मुंह करके सोते भी नहीं थे और ना ही किसी को उनकी इजाजत थी कि वह अपने ससुराल में तबारकपुर का नाम ले। खैर की परदादी आयशा खानम अपने मायके वालों को एक नजर देखने के लिए तड़प तड़प कर मर गईं। गुलदार खां तोखी के बेटे हिजब अली खां तोखी अंग्रेजी फौज में कर्नल होकर मरे और उनके पोते गजनफर अली खां तोखी
सन 14 की लड़ाई में काम आए और उन्हें विक्टोरिया क्रॉस भी मिला। इसी उपन्यास में जिक्र है कि लोगों के नाम शॉर्ट कर दिए जाते थे क्योंकि बोलने में तकलीफ होती थी, और मैं लगातार इतने सारे नाम पढ़ रही हूं तो आप मेरी तकलीफ समझ ही रहे होंगे। खैरू के एक चाचा शमशाम अली खान तोखी मेजर जनरल थे और खुद खैरू लेफ्टिनेंट, और बशीर मियां बता रहे थे कि सरकार बरतानिया का हाल पतला है। लड़ाई की खबर सुनकर गुलदार खान तोखी ने अपनी सफेद पैबंदी मूंछों पर ताव दिया। उनकी छाती तन गई, लेकिन अशरफुल्ला खां अशरफ को इस खबर ने परेशान कर दिया। खैरू ननिहाल ही में था। वह भी इस खबर को सुनकर खुश हुआ और बोला, नाना मियां, अब एक विक्टोरिया क्रॉस मैं लूंगा। अशरफुल्ला खान ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वे बाहर चले गए। हाँ, नानी ने खैरू को बहुत समझाया। थोड़ी देर तक तो खैरू बहस करता रहा, फिर उकताकर वह भी बाहर चला गया। पठानी झट से मस्जिद में गई और रत जगह मान आई। इससे तस्कीन ना हुई तो आंख बचाकर लकड़ी के उस ताजिए के पास गई जो अभी सजाया भी नहीं गया था, और इधर उधर देखकर चुपके से बोली, हे इमाम साहब, खैरू के नाना से मत कहिएगा कि हम आपसे कुछ कहे आए हैं। बाकी खैरू को लाम पर जाए से रोक दीजिए, पर साल हम आप पर नवा कपड़ा चढ़ा देंगे। ताजिए पर चुपके से मन्नत मानकर वे घर में भाग गईं, मगर अभी उन्हें पूरा इत्मीनान नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी पुरानी नौकरानी नसीबा को ₹1.25 देकर बाबा के मठ पर भेजा कि वे वहां उनकी तरफ से मिठाई चढ़ा आए। मगर अशरफुल्ला खां ये मन्नतें नहीं मान सकते थे क्योंकि वे वहाबी मुसलमान थे और उनके ख्याल से मन्नत मानना गुनाह था। लेकिन इशा की नमाज में दुआ उन्होंने भी मांगी, बारे खुदाया, अगर खैरू लड़ाई से जिंदा सलामत लौट आया तो अब की बकरीद पर 3 गायें काटूंगा और 2 गरीब मुसलमानों को हज करवाऊंगा और ताजिएदारी का गुनाह बंद कर दूंगा। वह लेटे हुए यही सोच रहे थे कि मन्नत कहीं हल्की तो नहीं रह गई, और पांव दबाने वाली दोनों लौंडियां उनके ख्यालों से बेखबर उकताई उकताई से उनके पैर दबाए चली जा रही थी, क्योंकि उनमें से एक को पिछवाड़े वाली वीरान मस्जिद में खैरू से मिलना था और दूसरी उसकी राजदार थी और पिछली रात उसी मस्जिद में खैरू से मिल चुकी थी। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और साथ ही ये टॉपिक भी। अगले एपिसोड में हम एक और टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक इंतजार कीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।